हेलो। आज हम लोग द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के अगले हिस्से को पढ़ेंगे और चैप्टर की आज समाप्ति करेंगे। In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. तो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट विस्तृत अध्ययन कर रहे थे और उस अध्ययन से उन्होंने खोज की एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की, यानी कि इंसेक्ट में पाए जाने वाले एक हार्मोन की जिसके बारे में अब तक किसी को खबर थी नहीं। तो इनडायरेक्टली इस रिसर्च से उन्हें एक न्यू थ्योरी मिली जो कि थी सेल्स की लाइफ के ऊपर। तो इसके लिए वो रिसर्च नहीं कर रहे थे, उनके रिसर्च ने उनको सेल्स की लाइफ के बारे में भी एक न्यू थ्योरी दी जिसके बारे में वो दुनिया को बताने वाले थे। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। तो सवाल जिसका वो जवाब चाहते थे वो साधारण सा था कि जो 12 छोटे सुनहरे धब्बे होते हैं मोनार्क के प्यूपा पे, उनका पर्पस क्या होता है, वो क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं। Everyone assumed the spots were just ornamental, Ebright said, but Dr. Urquhart didn't believe it. सब लोग मानते थे कि ये जो स्पॉट्स है ये बस ऑर्नामेंटल है, यानी कि सजावटी हैं, लेकिन डॉक्टर अर्किट ऐसा नहीं मानते थे। To find the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. तो इसका जवाब पाने के लिए एब्राइट और उनके साथ एक और होनहार विज्ञान के जो विद्यार्थी थे उन्हें पहले एक डिवाइस बनानी थी जो दिखाती कि स्पॉट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे थे, वो बना रहे थे एक खास हार्मोन जो कि ज़रूरी था बटरफ्लाई के पूरे विकास के लिए, तितलियों के पूर्ण विकास के लिए। ये वो डिवाइस दिखाता कि स्पॉट्स जो थे वो एक खास तरीके का हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे थे। This project won Ebright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. There he won third place for zoology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. तो एब्राइट का प्रोजेक्ट जो था उसे प्रथम स्थान मिला काउंटी फेयर में और इससे उन्हें प्रवेश मिला इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में। वहाँ पे उनके प्रोजेक्ट को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ जूलॉजी में और साथ ही उन्हें मौका मिला काम करने का गर्मियों के वक्त एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के। तो थर्ड प्लेस मिलने के साथ साथ उनको काम करने का अपना जो भी वो रिसर्च कर रहे थे समर्स में वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में, यानी कि कीट विज्ञान के लैब में। तो जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनकी जो पढ़ाई होती है उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। एज अ हाई स्कूल जूनियर, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. तो एक हाई स्कूल जूनियर जब वो थे तो रिचर्ड एब्राइट ने अपने जो उच्च स्तर के प्रयोग थे वो करने जारी रखे। ही कंटिन्यू टू डू दोज एक्सपेरिमेंट्स। किस चीज़ पर? मोनार्क के प्यूपा पर। उस साल उनके प्रोजेक्ट ने प्राप्त किया पहला स्थान इंटरनेशनल साइंस फेयर में और उनको फिर एक चांस मिला काम करने का आर्मी लैब में समर के दौरान। आगे देखते हैं। In his senior year, he went a step further.
He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. That project won first place for zoology at the International Fair. He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and the laboratory of the US Department of Agriculture. तो अपने सीनियर ईयर में वो एक कदम और आगे बढ़े. उन्होंने सेल्स ग्रो किए मोनार्क के विंग के एक कल्चर में और दिखाया कि सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं यानी बढ़ते हैं और बढ़ते हैं नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स में तभी अगर उन्हें गोल्ड स्पॉट से प्राप्त होने वाला हार्मोन मिले. इस प्रोजेक्ट ने पहला स्थान प्राप्त किया जूलॉजी में इंटरनेशनल साइंस फेयर में. तो जूलॉजी जो विभाग था उसमें उनके इस प्रोजेक्ट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ इंटरनेशनल फेयर में, अंतर्राष्ट्रीय जो फेयर था, जो विज्ञान मेला था उसमें. उन्होंने अपने गर्मियों का समय बिताया ग्रेजुएशन के बाद और काम करने में आर्मी लैबोरेटरी में और किस लैब में, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लैब में. तो ग्रेजुएशन के बाद, स्नातक के बाद गर्मियों में उन्होंने अपने वर्क को जारी रखा. द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. तो अगले जो गर्मियों का समय था उनके फ्रेशमैन ईयर, उनके प्रथम साल के बाद का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एब्राइट वापस गए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लैब में और वहाँ पर कुछ और काम किया उस हार्मोन पर जिसको वो स्टडी कर रहे थे, जो आ रही थी प्यूपा के गोल्ड स्पॉट्स से. तो लैब के जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो उन्नत उपकरण थे, उसका इस्तेमाल करके वो जान पाए थे कि उस हार्मोन को जिसको वो स्टडी कर रहे थे उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या था, उसकी रासायनिक संरचना कैसी थी. A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. तो 1.5 साल बाद अपने जूनियर ईयर में एब्राइट को आइडिया आया अपनी न्यू थ्योरी का सेल लाइफ के ऊपर, कोशिकाओं के जीवन के ऊपर. तो ये तब आया जब वो एक्सरे फोटोज देख रहे थे उस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की. तो एक्सरे फोटोज देखते समय उन्हें इस न्यू थ्योरी का सेल लाइफ के ऊपर आइडिया आया. When he saw those photos, Ebright didn't shout Eureka or even I've got it, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzles: how the cell can read the blueprint of its DNA. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. Thus, DNA is the blueprint for life. तो जब उन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर की तस्वीरें देखी तो उन्होंने यूरेका नहीं कहा या आई गॉट इट कहकर उन्होंने नहीं चीखा. वो ये मानते थे कि उनकी जो फाइंडिंग्स है इंसेक्ट हार्मोन्स को लेकर के, यानी कि जो चीज़ें वो जान पाए हैं इंसेक्ट हार्मोन्स के बारे में, उसके साथ ये फोटोज़ उन्हें बायोलॉजी के एक बड़े पजल का भी आंसर देती है. क्या है वो बात, क्या है वो पजल कि कैसे सेल डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ पाते हैं, यानी कि डीएनए का जो खाका है, जो ब्लूप्रिंट है, उसको सेल्स कैसे पढ़ पाते हैं, रीड कर पाते हैं. दिस क्वेश्चन ही वाज एबल टू आंसर बाय लुकिंग एट दोज हार्मोन्स. तो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है सेल के, और ये हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, उसका नियंत्रण करता है. तो हेरिडिटी क्या होता है
हेरिडिटी होता है, अनुवंशिकता को हेरिडिटी कहते हैं, यानी कि फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज, मानसिक और शारीरिक विशेषताएं जो हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे पेरेंट्स से प्राप्त होती हैं, उन्हें हम कहते हैं हेरिडिटी। तो जो डीएनए है वो डिटरमाइन करते हैं, वो निर्धारित करते हैं फॉर्म और फंक्शन सेल का। इसीलिए डीएनए को कहा जाता है जिंदगी का ब्लूप्रिंट। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. Ebright और उनके जो कॉलेज के रूममेट थे जेम्स आर वोंग, वो पूरी रात क्या करते रहे, पिक्चर्स बनाते रहे और प्लास्टिक मॉडल्स बनाते रहे मॉलिक्यूल्स के, वो कैसे होता है ये दिखाने के लिए। साथ में उन्होंने पेपर लिखा जो कि इस थ्योरी को एक्सप्लेन करती थी, थ्योरी को समझाती थी। Surprising no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. तो जो भी उन्हें जानते थे उनको आश्चर्य नहीं हुआ जब रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएट हुए हार्वर्ड से हाईएस्ट ऑनर्स के साथ, यानी कि उच्च सम्मान के साथ 1510 के संख्या वाले क्लास में सेकंड आए थे वो। एब्राइट आगे चलकर ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, और वहाँ उन्होंने शुरू किए एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग, इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए कि ये सही है या नहीं। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, it will be a big step towards understanding the processes of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. अगर ये थ्योरी सही साबित होती है तो जीवन की कार्य श्रृंखला को समझने के ओर ये एक बड़ा कदम होगा और इससे नए आइडियाज भी आ सकते हैं कुछ तरीके के कैंसर्स और दूसरी बीमारियों से बचने के, उसको रोकने के, उसके रोकथाम के लिए। ये सब संभव हो पाया है एब्राइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा की वजह से। वो जो हमेशा जिज्ञासु रहते थे साइंस से जुड़ी अलग अलग चीज़ों को समझने के लिए, इसी वजह से ये सब कुछ वो कर पाए हैं जिसको हमने देखा, जिन चीज़ों को हमने देखा। उनका जो रिसर्च था हाई स्कूल के दौरान, समझने का पर्पस जो स्पॉट्स होते हैं मोनार्क के प्यूपा पे, उसके वजह से आगे चल के उन्होंने थ्योरी लाई दुनिया के सामने सेल लाइफ को लेकर के। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. Ebright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all-around outdoors person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. तो रिचर्ड एब्राइट को रुचि रही विज्ञान में तब से जब से उन्होंने पहली बार बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू किया, लेकिन इसमें वो इतने मगन नहीं थे कि उनके पास दूसरे रुचियों के लिए समय ही ना बचे। तो एब्राइट एक साइंस की दुनिया में बेहतरीन नाम होने के साथ साथ वो एक चैंपियन डिबेटर भी रहे। डिबेटर उनको बोलते हैं जो वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, डिबेट करते हैं, तो उसके वो चैंपियन महारथी रहे। वो पब्लिक स्पीकर भी बने, यानी कि वक्ता भी बने, और एक अच्छे कनूइस्ट भी रहे। कनूइस्ट, जो कनू एक बोट को कहते हैं जो ऐसी पतली सी होती है, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं इस बोट को ये चला रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, कनूइस्ट।
और एक ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन भी रहे, जिन्हें बाहर रहना पसंद हो। तो हमेशा से वो एक ऐसे व्यक्ति रहे जो कि बाहर रहना पसंद करते थे। साथ ही वो एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, खास तौर पर वो नेचर और साइंस एग्जिबिट्स के फोटोज लिया करते हैं, उसमें वो एक्सपर्ट हैं। In high school, Richard Ebright was a straight A student. Because learning was easy, he turned a lot of his energy towards the debating and Model United Nations clubs. He also found someone to admire, Richard A. Wehrer, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Wehrer was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Ebright said. तो हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट एक स्ट्रेट ए स्टूडेंट थे। स्ट्रेट ए स्टूडेंट मतलब क्या हुआ, जिनको हमेशा ए ग्रेड्स आए। चूँकि उनके लिए लर्निंग इजी थी तो उन्होंने अपनी बहुत सारी जो ऊर्जा थी उसको किस ओर लगाया, डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स की ओर। क्लब्स होते हैं जिसके अंदर ग्रुप होता है लाइक इंटरेस्ट्स वाले लोगों का, ठीक है। तो साथ में वो एक्टिविटीज़ करते हैं उन चीज़ों पर जिसमें कि सबका इंटरेस्ट है, ओके। इसी दौरान वो एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिन्हें वो बहुत पसंद करते थे, जिनकी वो प्रशंसा करते थे। वो हुए मिस्टर रिचर्ड ए वेहरर, उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर और एडवाइज़र थे, वो सलाहकार थे दोनों ही क्लब्स के। मिस्टर वेहरर मेरे लिए उस समय एक परफेक्ट इंसान थे। उन्होंने मेरे मन को नए आइडियाज़ के लिए खोला था। Richard would always give that extra effort, Mr. Wehrer said. What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. तो मिस्टर वेहरर कहते हैं कि रिचर्ड हमेशा अधिक प्रयास किया करते थे। जो चीज़ मुझे पसंद आती थी वो ये थी कि ये व्यक्ति जो है ये 3-4 घंटे रात के डिबेट के रिसर्च में खर्च करते हैं। अपना जो रिसर्च वो कर रहे थे बटरफ्लाइज के ऊपर और उनकी बाकी इंटरेस्ट्स, रुचियों के साथ साथ, यानी कि डिबेट रिसर्च के लिए भी वो टाइम निकाल लिया करते थे रात के 3-4 घंटे, जबकि उनका रिसर्च बटरफ्लाइज के साथ भी चल रहा था और उनके और भी चीज़ें थी जिनमें रुचि थी। Richard was competitive, Mr. Wehrer continued, but not in a bad sense, he explained. Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reasons, he wants to be the best. तो रिचर्ड competitive थे, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना थी। उन्होंने कहना जारी रखा, मिस्टर वेहरर आगे अपना कहना जारी रखते हैं, लेकिन ये जो प्रतिस्पर्धा की भावना थी, ये जो कंपेटिटिव स्पिरिट थी, ये बैड सेंस में नहीं थी, इसका बुरा अर्थ नहीं लगाया जा सकता। वो समझाते हैं कि रिचर्ड जीतना नहीं चाहते थे बस जीतने के लिए, कि जीतना अच्छा होता है इसलिए मुझे जीतना है, या फिर उन्हें किसी प्राइज़ की इच्छा नहीं थी कि उसके लिए वो जीतने की कोशिश करें, बल्कि वो जीतना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि जितना अच्छा काम वो कर सके वो करके दिखाएं। सही कारणों के लिए वो सबसे अच्छा बनना चाहते हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। स्टार्ट विथ अ फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। एब्राइट हैज दीज क्वालिटीज। फ्रॉम द टाइम the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. और ये कॉम्पिटिटिव जो स्पिरिट है ये उन इंग्रेडिएंट्स में से एक है जिनकी ज़रूरत होती है एक साइंटिस्ट को बनाने के लिए। तो इंग्रेडिएंट्स किनको कहते हैं? इंग्रेडिएंट कहते हैं सामग्री को। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी एक सामग्री है जिसकी ज़रूरत होती है एक वैज्ञानिक को तैयार करने के लिए। शुरुआत की जाती है फर्स्ट रेट माइंड से, तेज़ दिमाग से, उसमें मिलाई जाती है जिज्ञासा और फिर क्या मिलाई जाती है? जीतने की इच्छा सही कारणों के लिए। एब्राइट में ये तीनों गुण हैं।
उस समय से जब द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स ने विज्ञान की दुनिया उनके लिए खोल कर रखी थी, रिचर्ड एब्राइट उस समय से आज तक अपनी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा, उसको उन्होंने नहीं खोया है। तो इसे लिखा था रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, साइंटिस्ट ही नहीं, आप जिस भी एरिया में रुचि रखते हैं, आप जिस भी काम में रुचि रखते हैं, उसमें आपको अपना पूरा एफर्ट लगाना होता है, आपको हार नहीं मानना होता और उसके प्रति हमेशा क्यूरियस रहना पड़ता है। अगर ये आप कर सकते हैं तो वक्त के साथ आप उसमें बेहतर होते जाएंगे, उस सब्जेक्ट को आप बेहतर समझते जाएंगे और आपकी समझ में निखार आता जाएगा और आप जो बनना चाहते हैं आप ज़रूर बन पाएंगे। तो रिचर्ड एच एब्राइट हमें इंस्पायर करते हैं अपने इंटरेस्ट्स को डेवलप करने के साथ साथ उस पर लगातार काम करते रहने के लिए, और हम ऐसा करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। ये बात हमें इस चैप्टर से समझ में आती है। तो इसके साथ इस चैप्टर की हमने समाप्ति की है। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पर चलेंगे। आप इसको फिर से रीड करें, जो उनका बचपन से लेके बड़े होने तक जो उन्होंने काम किए हैं उसके बारे में आप पढ़ें, गौर से उसको याद करने की कोशिश करें और जो चीज़ें आपको इंस्पायरिंग लगी रिचर्ड एब्राइट के बारे में उसे ज़रूर कॉपी पर लिखें। थैंक यू।